चारों तरफ पूजा का माहौल बन रहा है। माँ के आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। दुर्गा, ओ दुर्गा, आई माँ। दुर्गा तभी 18 साल की थी जब उसने हायर सेकेंडरी का एग्जाम कंप्लीट किया था। उसके पिता को कैंसर 3rd स्टेज है। जब घर वाले आर्थिक और मानसिक स्थिति से बेहाल थे, तब दुर्गा ने अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। दुर्गा के पिता दुर्गापुर में एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर थे और उसी पैसों में दुर्गा और उसके भाई की पढ़ाई, साथ ही में गृहस्थी का खर्चा चलता था। लेकिन कैंसर के बाद से दुर्गा के बाबा ने अपना काम छोड़ दिया और अब उसी नौकरी के सहारे दुर्गा अपने परिवार को पालती है। दुर्गा सुबह उठकर अपने बाबा को दवाई खिलाकर, दोपहर की हर दवाई के बारे में समझाकर फिर घर से ऑफिस के लिए रवाना होती है। दुर्गा का भाई अभी क्लास 10 में है। दोनों साथ ही में घर से रवाना होते हैं। उसका भाई कार्तिक उसे स्टेशन तक पहुंचा देता है और इसके बाद ही स्कूल के लिए रवाना होता है। कार्तिक दुर्गा से उम्र में बहुत छोटा है। कार्तिक का जन्म हुआ था कार्तिक पूजा के दिन, इसलिए उसका नाम कार्तिक रखा गया है। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार है। कार्तिक की हर मांगे, जिद, सब कुछ अपनी दीदी के पास है। दीदी, पूजा तो आ गया, मुझे एक शेरवानी खरीद के दोगी तुम? हाँ भाई, जरूर दूंगी। रंग पीला होना चाहिए। कार्तिक, ऐसे मांगे मत करो अपनी दीदी से। तुम्हें पता भी है एक शेरवानी कितनी महंगी होती है? बाबा की दवाई, गृहस्थी के खर्चे और उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई, सब कुछ के बाद कितने पैसे बचते हैं भला? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। कहाँ से संभालोगी तुम? मिलते तो है 15,000 रुपए, उसमें से भी हर महीने तुम्हारे बाबा की दवाई के लिए 8,000 खर्च हो जाते हैं। उसके बाद कार्तिक का ट्यूशन है, घर का राशन है, तुम्हारे आने जाने का खर्चा है। कितने पैसे बचते हैं तुम्हारे हाथों में? अपने शौक पूरे करने के लिए तो एक पैसे नहीं बचते हैं तुम्हारे पास। अरे माँ, पूजा के समय 1,000 रुपए बोनस के तौर पे मिलता है, उसी से मैं पूजा की शॉपिंग कर लूंगी। भाई तू चिंता मत कर, आज मुझे सैलरी मिल जाएगी। मैं उससे तेरे लिए एक शेरवानी, माँ के लिए एक लाल पाड़ सफेद साड़ी और बाबा के लिए एक कुर्ता खरीद के लाऊंगी, ठीक है ना? मेरे लिए कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जितनी साड़ी है उससे काम चल जाएगा। उससे बेहतर है तू अपने लिए एक सलवार कमीज ले ले। ओफ माँ, आप चुप कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दुर्गा की उम्र अभी 21 साल है, लेकिन बाकी लड़कियों की तरह वो तरह तरह की शौक नहीं पालती। वो तो घर पे अपने माँ, बाबा और भाई के चेहरे पे हंसी ला दे, वही उसके लिए काफी है। दुर्गा अपने भाई से कहती है, भाई तू चल, वरना लेट हो जाएगा। ट्रेन मिस हो गई ना, फिर दोबारा ट्रेन मिलने में बहुत देर हो जाएगी। माँ, चलती हूँ, संभल के जाना। दुर्गा दुर्गा। कार्तिक दुर्गा को साइकिल पे बिठाकर पानागढ़ स्टेशन की तरफ रवाना होता है। मैनामती गांव का टूटा फूटा रास्ता पार करने के 20 मिनट बाद पानागढ़ स्टेशन आता है। बरसात के मौसम होने के कारण रास्ते में जाने आने में भी बहुत दिक्कत होती है। चारों तरफ बारिश के पानी से भरती गड्ढे के चलते रास्ते का हाल बेहाल है। कार्तिक और उसके दीदी पानागढ़ स्टेशन पहुँचते हैं। दीदी, 30 रुपए देना। क्यों, क्या हुआ? 30 रुपए क्यों चाहिए? असल में गणित की कॉपी खत्म हो गई है, वही खरीदना है। दुर्गा बैग से 50 रुपए निकाल के कार्तिक के हाथ में देती है। दीदी, मैं तो सिर्फ 30 रुपए मांगे, 50 रुपए क्यों दी तूने? भाई कुछ नहीं होता, रख दो। दुर्गा को पता है कार्तिक को बहुत कुछ खाने का मन होता है, लेकिन बेचारा कह नहीं पाता। वो अपने घर की हालातों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कार्तिक दीदी को बाय करके स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। कार्तिक स्कूल से सीधा ट्यूशन जाता है। उसके बाद शाम के समय में दीदी को लेकर घर पहुंचता है। कार्तिक की ट्यूशन 6 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद वो स्टेशन में इंतजार करता है दीदी की 7 बजे की ट्रेन आने की। आज सुबह से आसमान बादलों से ढका हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। दुर्गा ऑफिस पहुंचते ही ऑफिस के हर काम शुरू कर देती है। दुर्गा बहुत शांत किस्म की लड़की है। ऑफिस में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ऊपर से वो उनकी मैनेजर की बेटी है। दुर्गा के बाबा बड़े ही भले इंसान थे। बड़े सर दुर्गा को जो भी काम देते हैं, दुर्गा सब कुछ खुशी मन से कर देती है, बिना किसी ऐतराज के। ऑफिस में बड़े बाबू आके कहते हैं, तुम लोग टिफिन पीरियड में अपनी अपनी सैलरी मेरे कमरे में आके ले जाना। सारे लोग टिफिन टाइम में अपनी सैलरी लेने के लिए आ जाते हैं। कल से दशमी तक तुम लोगों की छुट्टी है। एकादशी से तुम लोगों को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। वे लोग अपनी अपनी सैलरी लेके चले जाते हैं। दुर्गा सर से कहती है, सर मैं ऑफिस छुट्टी के थोड़ी देर पहले निकल सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ, कहाँ जाओगी? सर असल में पूजा की थोड़ी बहुत शॉपिंग करना बाकी है। ठीक है, तुम पहले निकल जाना फिर। बड़े बाबू को पता है दुर्गा ऐसे वैसे चीजों के लिए छुट्टी नहीं मांगती है। ऑफिस छुट्टी के थोड़ी देर पहले निकल जाती है दुर्गा। भाई के लिए शेरवानी, माँ के लिए साड़ी, बाबा के लिए कुर्ता खरीदती है और खुद के लिए कुछ भी नहीं।
क्योंकि पैसे ही नहीं बचे हैं उसके पास। कपड़े खरीदने के बाद वो स्टेशन आती है। ट्रेन मिस हो गई तो पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। दुर्गा ट्रेन में उठते ही तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। ट्रेन बड़े ही रुक रुक के धीरे धीरे चल रही है। दुर्गा ने कार्तिक से कहकर रखा था अगर उसे लौटने में देर हो गई तो कार्तिक ज्यादा देर स्टेशन पर इंतजार न करे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इतनी तेज बारिश में कार्तिक अपने ट्यूशन से निकल नहीं पाया। इतने में ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता है। दुर्गा चारों तरफ नजर घुमाती है लेकिन भाई को नहीं देख पाती है। बारिश अभी थोड़ी हल्की हुई है। दुर्गा ज्यादा देर न करते हुए घर की तरफ रवाना होती है, ये सोचकर कि कार्तिक इतनी बारिश में शायद स्टेशन तक आ ही नहीं पाया। इतने में मौसम का हाल बेहाल है। बारिश के साथ बिजली भी बहुत तेज गरज रही थी। बिजली के गरजने से अंधेरे रास्ते पे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। रास्ते में फिसलन होने के कारण से दुर्गा बड़े ही सावधानी के साथ पैर रख रही थी। उसके एक हाथ में छाता तो दूसरे हाथ में शॉपिंग का बैग था। दुर्गा बड़े ही आहिस्ता चल रही थी, इस तरह से कि कहीं कीचड़ में गिर के सारी चीजें खराब ना हो जाए। कार्तिक ने भी बारिश रुकने पर स्टेशन की तरफ रवाना दिया, ये देखने के लिए कि दीदी पहुंची है या नहीं। स्टेशन से 4 लोग दुर्गा के पीछे आ रहे हैं। उसमें से एक इंसान को दुर्गा पहचानती है, वो उसके गांव के पंचायत प्रधान का बेटा है। दुर्गा मन ही मन सोचने लगी, ये लोग क्या मेरा पीछा कर रहे हैं? दुर्गा को पता है पंचायत प्रधान का बेटा विशु बेहद ही घटिया किस्म का इंसान है। शादी का प्रस्ताव देने के बहाने उसने बहुत बार दुर्गा को परेशान किया है और दुर्गा ने भी हर बार अपमान के साथ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। विशु रोज दुर्गा के ऑफिस जाने के समय उनके साइकिल के पीछे आता था और उसके भाई से कहता था, ए कार्तिक, मेरा साला बनेगा, मुझे तेरी दीदी से शादी जो करनी है। बात का बतंगड़ ना बने इसलिए कार्तिक और दुर्गा ने उसे कोई भी बात का जवाब देना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विशु ने स्टेशन पे दुर्गा का हाथ पकड़ के उसे लांछित करने की कोशिश की। दुर्गा ने भी कस के एक थप्पड़ जड़ दिया था उसके गाल पे। स्टेशन में खड़े यात्रियों ने भी विशु को छोड़ा नहीं था उस दिन। इतनी पिटाई के बाद विशु ने दुर्गा को धमकी दी थी, देख लूंगा तुझे। इस समय दुर्गा जितनी जल्दी अपने पैर चला रही है उतनी ही जल्दी विशु उसके पीछे आ रहा है। इतने में कार्तिक भी स्टेशन पहुंच के देखता है ट्रेन निकल चुका है। दीदी शायद अब तक घर की तरफ रवाना हो गई होगी, मैं भी चला जाता हूँ। उसके बाद वो भी स्टेशन से घर की तरफ रवाना होता है। इस तरफ दुर्गा भी बिजली की हल्की रोशनी में अपने कदम भगाना शुरू करती है। पीछे से विशु और उसके दोस्तों की उसे लेकर अश्लील बातें भी उसके कानों तक पहुंचती है। दुर्गा को अभी डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अंधेरे में ही दुर्गा दौड़ने लगती है, साथ ही में विशु और उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। तभी दुर्गा एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाती है। विशु और उसके 3 आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दुर्गा डर के मारे चिल्लाने जाएगी उसी समय। ये थी दशमी लेखिका चैताली कर्मकार, कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।